महिला ने अचानक देखा कि एक किंग कोबरा उसका पीछा कर रहा है। वो डरकर सामने चल रही खोज दल को जल्दी से आवाज देती है, लेकिन जब वे हिम्मत करके देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सांप नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी मूर्ति है। प्रोफेसर अनुमान लगाते हैं कि मूर्ति के नीचे जरूर कोई प्राचीन मंदिर दबा होगा, इसलिए सभी लोग तुरंत मंदिर के प्रवेश द्वार की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्होंने लगभग 2.5 दिन तक खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब रात को वो महिला मूर्ति के सहारे सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई। जब महिला को होश आया तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि ठीक सामने रेत से ढकी एक प्राचीन सीढ़ी दिखाई दे रही है। ये सोचकर कि ये मंदिर का प्रवेश द्वार हो सकता है, सभी लोग अंदर जाकर देखने लगे। अंदर उन्हें वाकई में 1000 साल पुरानी एक समाधि मिली, और जैसा कि कहा जाता है कि समाधि मिलती है तो धन मिलता है। दोनों ने बेसब्री से ऊपर का ढक्कन खोला, लेकिन उनके सामने एक सूखा हुआ महिला शव था। कोई खजाना न देखकर आदमी थोड़ा निराश हुआ और लापरवाही से महिला के शव को थोड़ा लाफी पिला दी, लेकिन इस एक हरकत ने उन सबको तबाह कर दिया होता। जैसे ही वे अंदर आगे बढ़े, अचानक उन्होंने देखा कि सामने रखी हुई खोपड़ी के सीने पर एक भव्य सोने का जरी रखा है। प्रोफेसर उत्साहित होकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन छोटू उन्हें जोर से रोक देता है। छोटू बोतल का ढक्कन निकालकर खोपड़ी की ओर फेंकता है और अगले ही पल एक दुर्घटना हो जाती है। जब उन्होंने देखा कि खोपड़ी पर लगा गुप्त यंत्र अचानक सक्रिय हो गया है तो सभी डर से कांप उठे। उन्हें डर था कि कहीं अगले ही पल वे मारे न जाएं। फिर उन्होंने सावधानी से खोपड़ी से चाबी निकाली। यही वह मकसद था जिसके लिए वे यहाँ आए थे। कहा जाता है कि ये चाबी सोलोमन के खजाने को खोल सकती है। जब वे जमीन पर अपने साथियों से मिलते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ जैसा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है। लगभग 2.5 मिनट तक पुकारने के बाद वो धीरे धीरे होश में आता है। फिर पहाड़ जैसा आदमी बताता है कि क्या हुआ। दरअसल उन्हें किसी ने धोखा दिया था और छोटू तुरंत समझ गया कि ये सांग बियाओं का काम है। यहाँ तक कि छोटी लड़की को भी वे अगवा करके ले गए हैं। ये जानकर छोटू बहुत परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं छोटी लड़की को कुछ होना जाए, इसलिए छोटू ने अकेले छोटी लड़की को बचाने जाने का फैसला किया। लेकिन पहाड़ जैसा आदमी उसके इस विचार से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास पानी बहुत कम बचा था। अगर वे जल्द ही पानी की समस्या को हल नहीं कर पाए तो वे सब इस रेगिस्तान में प्यास से मर जाएंगे। बचाव तो दूर की बात है, लेकिन इस समय छोटू होश खो चुका था। पहाड़ जैसा आदमी चाहे कितनी भी सलाह दे, कोई फायदा नहीं हुआ। जब दोनों गुस्से में आकर लड़ने लगे तो छोटा काला बीच में समझौता कराने के लिए आया। उसने छोटू से समझदारी से काम लेने और पूरे दल के बारे में सोचने को कहा, वरना उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर छोटे काले ने बताया कि पास में ही एक नखलिस्तान है और सांग बियाओ भी पानी की तलाश में वहां जा सकता है। क्यों न वे पहले वहां पहुंचकर घात लगाकर बैठ जाएं। छोटू को यह बात थोड़ी ठीक लगी और वो सबके साथ नखलिस्तान की ओर चल दिया। उन्हें लगा कि उनका अंदाजा सही है। इस समय सांग बियाओ छोटी लड़की को लेकर नखलिस्तान की ओर जा रहा था। खजाने का राज जानने के लिए सांग बियाओ लगातार छोटी लड़की को धमका रहा था कि वो खजाने के सही स्थान के बारे में बताए, लेकिन छोटी लड़की ने उसे केवल इतना बताया कि खजाने का नक्शा छोटू के पास है और उसे खुद नहीं पता कि खजाना कहाँ है। ये सुनकर सांग बियाओ को एक विचार आया, क्योंकि वो जानता था कि छोटू छोटी लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटू खुद उसके पास चला आएगा। फिर वे रेगिस्तान के नखलिस्तान पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे तेजी से पानी पीने लगे, छोटू हथियार लेकर अचानक बाहर निकल आया। सांग बियाओ को जल्द ही छोटू और उसके साथियों ने घेर लिया, लेकिन सांग बियाओ घबराया नहीं, क्योंकि छोटी लड़की उनके पास बंधक के रूप में थी। छोटू के साथियों के पास आने पर भी सांग बियाओ पूरी तरह से शांत था, यहाँ तक कि उसने छोटी लड़की की जान की धमकी देकर छोटू से खजाने का नक्शा मांगा। छोटी लड़की को बचाने के लिए छोटू को बात माननी पड़ी, लेकिन छोटी लड़की बचाए जाने के बाद भी खुश नहीं थी, क्योंकि नक्शा चले जाने का मतलब था कि उनकी सारी